प्यारे बच्चों, मैं रंजीत सर कुंती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेसन 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन आज पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हमने एक एक पॉइंट को नोट किया है यहाँ पे, और बहुत बेहतरीन तरीका से इसको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूट नहीं पाए। कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा यदि इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को पूरे अच्छे तरीका से आप देख लेते हैं। आइए शुरू किया जाए बेटा इसको। चैनल जो है वो कुंती ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है बेटा, और इसको आप इस कुंती ऑनलाइन क्लासेस पर बीएससीबी का पढ़ाई होता है और सीबीएसई का पढ़ाई होता है बेटा, ठीक है। और आप प्ले स्टोर पर जाकर कुंती ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए, और जो भी आप बैच परचेज करना चाहते हैं उसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। आप बीएससीबी में पढ़ रहे हैं तो बीएससीबी का भी बैच परचेज कर सकते हैं और सीबीएसई का भी बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और उचित मूल्य पर आपको ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है बेटा। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप अच्छे तरीका से पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए परीक्षा में। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू किया जाए इसको। लेसन 7 दिया हुआ है। लेसन 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। आप रंजीत सर से पढ़ रहे हैं। आइए इसको देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर के लिए लिखे हैं, सबसे पहला पॉइंट, जो ज्यामिति की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से होती है। ज्यामिति की शुरुआत किससे होती है? तो ज्यामिति की शुरुआत जो है वो बिंदु और सरल रेखा से होती है। सरल रेखा से होती है। जो भी ज्यामितीय आकृति आप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले शुरू किया गया था बिंदु, यानी कि बिंदु और सरल रेखा से, यानी कि सीधी रेखा से ज्यामिति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद जो भी आकृति है स्टार्टिंग की गई थी बिंदु और सरल रेखा से। बाद में सभी ज्यामितीय आकृतियों का पहचान हुआ बेटा, जैसे त्रिभुज है, वृत्त है, समझे ना, चतुर्भुज है। जो भी ज्यामितीय आकृति है बेटा उसको ये बिंदु और सरल रेखा के बाद ही इसकी शुरुआत हो सकी। हम लोग देखने जा रहे हैं, ये तो बात जान गए जो ज्यामिति की शुरुआत किससे की गई थी। तो ज्यामिति की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से ही होती है। दूसरा जो पॉइंट लिखे हैं, ये 1637 ईस्वी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यदि जनक कहा जाए तो वो है रेने दकार्ते। रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का पिता कहा जाता है। रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का पिता कहा जाता है। पिता कहिए या जनक कहिए। रेने दकार्ते इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति का खोज किया था 1937 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1637 ईस्वी में किए थे, 1637 ईस्वी में। तो आप बता दीजिएगा जो निर्देशांक ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के पिता रेने दकार्ते को कहा जाता है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति ये रेने दकार्ते हैं। इन्होंने कब किया था? तो 1637 ईस्वी में किया था। कब किया था बेटा? तो 1637 ईस्वी में किया था। आइए इनसे कुछ जुड़ी हुई रोचक तथ्य आपको बता रहे हैं।
रेने दकारते साहब क्या करते थे, सुबह जब उठ जाते थे तो सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर पर लेटे रहते थे और उनका ये मानना था कि सुबह के टाइम में बिस्तर पर लेटे लेटे ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग किया जा सकता है, यानी कि सोचा जा सकता है। यानी कि वो आलसी व्यक्ति नहीं थे जो सुबह उठकर ऐसे पड़े हुए हैं, अब उठ रहे हैं तब उठ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो आलसी नहीं थे। वो जग जाते थे, जगने के बाद उस पर लेटे रहते थे। उनका ये मानना था कि लेटे लेटे सुबह ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग किया जा सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जा सकता है, किसी भी वस्तु के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचा जा सकता है। यही काम उनका प्रतिदिन का यही काम था। एक दिन वो जब लेटे हुए थे तो उन्होंने अपने जो स्टडी लैंप था बेटा, जो स्टडी लैंप था, उस स्टडी लैंप को देखे और कहे कि हम इसे गणितीय रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जे इस समस्या का हल उन्होंने ढूंढ निकाला। यानी कि टेबल पर जो उनका लैंप रखा हुआ था, ये लैंप रखा हुआ था, इसका स्थिति उन्होंने गणितीय रूप में दर्शा दिए। किस रूप में दर्शाए, तो गणितीय रूप में दर्शा दिए इसको। उन्होंने क्या किया, जे अक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, जे एक को अक्ष ले लिए, इधर एक अक्ष ले लिए बेटा, इसको एक अक्ष ले लिए, इसको मूल बिंदु यहां पर ले लेते हैं और इसको एक अक्ष मान लिए थे और इसको मान लिए थे वाई अक्ष। इसको नंबरिंग कर दिए, 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4, जो भी अपने हिसाब से। अब इन्होंने क्या देखा, जे अक्ष के अनुसार उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। यानी कि जो 4 यहां पर दिया हुआ है इसके सामने चले गए और इधर चले गए 3 के सामने। इन्होंने कहा क्या कि जो हमारा लैंप रखा हुआ है इस तल के 4 और 3 वाले भाग पर रखा गया है। किस भाग पर रखा गया है, 4 और 3 भाग पर रखा गया है। इन्होंने ये भी बात स्पष्ट किया था, जो आप किस साइड खड़े हैं उस पर निर्भर करता है। यदि आप इस अक्ष के सामने खड़े हैं तो इस बिंदु का आप निर्देशांक जो बता सकते हैं वो 4 3 बता सकते हैं। यदि आप इस अक्ष की ओर खड़ा रहते हैं तो आपके लिए ये एक अक्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई अक्ष। तो ये मान क्या हो जाएगा बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4। इन्होंने ही देखिए, ज्यामिति के अंतर्गत में आता है एक पॉइंट, माने बिंदु को भी ज्यामिति के अंतर्गत रखा जाता है। इन्होंने बीज गणित से जोड़ा था, यानी कि इसको x मान लिए थे और इसको y मान लिए थे। बीज गणित का रूप xy था। बीज गणित का रूप क्या था, तो xy था। और ये जो बिंदु दर्शाए थे, यानी कि जो अपना लैंप की स्थिति दर्शाए थे, ये ज्यामितीय आकृति थी। इन्होंने यानी कि इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बीज गणित और ज्यामिति को एक साथ जोड़ने वाले व्यक्ति सबसे पहले ये व्यक्ति थे। मतलब इन्होंने बीज गणित को भी जोड़ दिया और ज्यामिति को भी जोड़ दिया एक साथ। इसलिए इनको निर्देशांक ज्यामिति का पिता कहा जाता है। बहुत बड़ी ये काम कर गए थे स्टार्टिंग में। आप तो भूलिएगा नहीं, हम जो निर्देशांक ज्यामिति के पिता किनको कहा जाता है, रेने दकारते को कहा जाता है। कब इन्होंने सर्च किया था, खोज किया था, तो 1637 ईस्वी में खोज किया था। और खोज किसका किया था बेटा, तो किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति का सर्च किया था, इन्होंने खोज किया था। जैसे उन्होंने अपना सर्च जो किया था टेबल लैंप से शुरू किया था। टेबल लैंप को ध्यान से देख रहे थे और उसको गणितीय रूप में दर्शा दिए। आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है जो निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, देखिए नियामक ज्यामिति भी कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति भी कहा जाता है। यानी नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है।
ज्यामिति का अध्ययन जो है बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। इस ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन बीज गणितीय बीजीय समीकरणों, ये नहीं है बेटा, बीजीय समीकरणों के उपयोग से किया जाता है। बात वहीं सेम है। ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन जो है वो बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। अभी आगे देख रहे हैं लोग, ज्यामितीय आकृतियां जो होती है, एक बिंदु हो सकती है, एक रेखा हो सकती है, अदर भी आकृतियां हो सकती है। अदर आकृतियां कहने का मतलब हो जाएगा कि त्रिभुज भी हो सकती है, चतुर्भुज भी हो सकती है, वृत्त भी हो सकती है, और भी सारी आकृतियां हो सकती है। क्लियर है? अब बीज गणित जो है, तो बीज गणित में प्रयोग किया जाता है समीकरण को। अब समीकरण कहने का मतलब है जो एक चर वाला भी समीकरण हो सकता है, सॉरी, एक घात वाला भी हो सकता है, दो घात वाला भी हो सकता है। समझ में आया? देखिए, तो समीकरणों के रूप में बीज गणित जो होता है उस समीकरण के रूप में रह सकता है और चरों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर है? जो ज्यामितीय आकृतियां होती है वो बिंदु होती है, रेखा होती है, और भी आकृतियां हो सकती है। और बीज गणित के अंदर समीकरण को देखेंगे लो और चरों को देखेंगे लो। चर में एक्स वाई दिया हुआ है, अदर भी हो सकता है। देखिए, यहां पर इस हम ज्यामिति में बीज गणित के संबंध को स्थापित कर रहे हैं। आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा जे सर ज्यामिति और बीज गणित कैसे दर्शाइएगा, ये बताइए। देखिए, यहां पर पहला हम लिए हैं, देखिए ज्यामिति में बीज गणित का उपयोग करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। ज्यामिति में बीज गणित का उपयोग करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका हम ले लिए हैं जो समीकरणों का ग्राफ। समीकरण ले लीजिए और समीकरण का ग्राफ दर्शा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर समीकरण लिए हुए हैं, यहाँ पर एक समीकरण लिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स और यहाँ पर ले लेते हैं वाई। वाई का मान हम ले रहे हैं बेटा एक ले रहे हैं, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो एक और प्लस दो कितना हो जाएगा? हाई 1 + 2 = 3 हो जाएगा। यानी कि एक्स का मान हमारा 3 आ जाएगा। वाई का मान यदि 0 रख रहे हैं तो 0 और +2 = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि एक्स का मान आ जाएगा 2। तो इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शा देते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। देखिए, ग्राफ ये खींच दिए। यहां पर होता है मूल बिंदु, यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4, आगे भी ले सकते हैं। यहां पर 1 2 3, आगे भी ले सकते हैं। इधर होता है -1, इधर भी -1 -2, इधर जरूरत नहीं है माइनस वाले का। एक्स पर चलते हैं 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान है 1, यानी कि यहां पर ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? जो एक्स का मान 2 और वाई का मान है 0, यानी कि यहीं पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। देखिए, ये एक हमें रेखा प्राप्त हो गई, ये हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। इसको और बड़ा कर सकते हैं, ये हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। तो इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति में यही बात बताई जाती है कि बीज गणित और ज्यामिति के बीच में संबंध को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो बीज गणित यहां पर क्या हो जाएगा? तो बीज गणित में हो जाएगा ये ग्राफ, सॉरी ये समीकरण हो जाएगा बीज गणित हो जाएगा समीकरण, और ये जो आकृति आपको ग्राफ दिख रहा है ये होता है ज्यामिति। ये ज्यामितीय आकृति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो समीकरणों द्वारा और भी दर्शा देते हैं। एक एग्जांपल लेकर देखिए, यहाँ पर जैसे ग्राफ ले लिए, इस पर हमें एक बिंदु को दर्शाना है। तो एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3, इतना ही रहने देते हैं।
एक बिंदु को दर्शा रहे हैं। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, यानी कि x का मान लेते हैं ये 2 हो जाएगा, और y का मान ले लेते हैं, y का भी मान 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, y का भी मान 2 ले लिए हैं। यानी कि ये x का मान दिया हुआ है और ये y का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो हमें संबंध बताना था ना, तो ये एक्स वाई जो दिया हुआ है आपको, ये बीजगणित दिया हुआ है, बीजगणित, ये आपको बीजगणित दिया हुआ है, और यहां पर जो ये बिंदु दर्शाया गया है ये है ज्यामितीय आकृति, ये है ज्यामितीय आकृति है। क्लियर है, समझ में आया? दूसरा जो पॉइंट लिए हैं ये तो दर्शा दिया हम समीकरणों का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट जो लिए हैं, नेक्स्ट यानी कि ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणित का उपयोग करना। और भी तरीका होता है जिसको देख लेते हैं। ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए, यानी कि ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणित का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यामितीय आकृति क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज्यामितीय आकृति हो जाएगी समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण। यहाँ पर इसको मानते हैं बेस, इसको मानते हैं परपेंडिकुलर, और इसको मानते हैं हाइपोटेनस। क्लियर है? तो कह रहे क्या, जे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, यहाँ पर जो हम लोग बीजगणित का उपयोग करते हैं इस समीकरण के, इस ज्यामितीय आकृति के हल के लिए, जैसे यहाँ पर मान दे देगा 4 दे देगा, यहाँ पर 3 दे देगा, हमें निकालना है क्या, h का मान। क्या निकालना है, तो h का मान निकालना है। यानी कि ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए अब हम बीजगणित का उपयोग करते हैं, यानी कि सूत्रों का उपयोग करते हैं। क्लियर है? अब ये ज्यामितीय आकृति जो दिया है, इसमें समस्या क्या है हमारा, है जो समस्या है जो h का मान हमें पता नहीं है, तो इसके लिए बीजगणित का प्रयोग करते हैं। तो बीजगणित में क्या ले लेते हैं बेटा, बीजगणित में हो जाएगा आपका, इसका सूत्र हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा, देखिए सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग सूत्र जानते हैं ना, जो h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी p का मान दिया हुआ है 3 के स्क्वायर और b का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तितरी के 9 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है 5। देखिए ज्यामितीय समस्या था, h का मान हमें पता नहीं था, और इसको बीजगणित के माध्यम से हम लोग क्या किए, इसके समस्या को हल ढूंढ निकाले। यानी कि इस h का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो वही कह रहा है जे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, और भी मान ज्ञात कर सकते हैं, और भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे देखिए बेटा, जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज ही है, कोई अदर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो चतुर्भुज ले लिए, चतुर्भुज में आयत ले लिए, चतुर्भुज में आयत ले लिए, ये एल हो गया और ये बी हो गया, ये एल और ये बी। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये बीच वाला जो भाग होता है इसी को क्षेत्रफल यानी कि एरिया कहते हैं। एल का मान दिया है 5 और बी का मान दिया है 3। तो इस ज्यामितीय आकृति की समस्या क्या है, इसमें समस्या है h का मान निकालना। ठीक है, और इस ज्यामितीय आकृति की समस्या है जे हमें एरिया निकालना है, और बीजगणित किसका प्रयोग करें, कौन से बीजगणित का प्रयोग करेंगे इसमें। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग, देखिए एरिया निकालने के लिए
यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं एल गुणे बी। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एल का मान कितना हो जाएगा 5। इसी ने बीज कह रहे बेटा, बीज गणित का प्रयोग करते हैं। तो ज्यामितीय आकृति का सॉल्व क्या था, समस्या क्या था इसका, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और बीज गणित का क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो एल इंटू बी का, तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा, ये 5×3 = 15 हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर है, समझ में आया। ये किसी भी ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए, किसी भी ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग बीज गणित का उपयोग करते हैं। क्लियर है, जैसे और भी जितना भी है ना निकाल सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना बच्चों। अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ पर ये समझना है ज्यामितीय समस्या क्या था। तो ज्यामितीय समस्या जो था, ज्यामितीय समस्या जो था, ये समस्या क्या था, तो एरिया निकालना था। तो किस बीजगणित का उपयोग किए हम लोग, तो बीजगणित का प्रयोग किए हम लोग एल इंटू बी का। क्लियर है, यही इसी को कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। यानी कि क्या दिया था, ज्यामिति का हम अध्ययन करते हैं बीज गणित के माध्यम से। देखिए ज्यामितीय अवधारणाओं को समझना में दिया हुआ है क्या, एक वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है। अगर हम कह दिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² दिया हुआ है, ये πr², हम ऐसे नहीं कर रहे वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे हम बोल दिए πr², तो πr² जैसे कहते हैं तो हम सभी के दिमाग में ये आता है वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि इसके क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है r। क्लियर है, ये हो गया बीजगणित, बीजगणितीय समीकरण, और ये हो गया ज्यामितीय आकृति। क्लियर है, जैसे हम कह देते हैं एल इंटू बी, एल इंटू बी कह दिए तो क्या समझ में आता है, कोई रेक्टेंगल था यानी कि आयत था जिसकी लंबाई एल और बी थी। एल इंटू बी कहने का तात्पर्य ये था कि हम आयत के यानी कि रेक्टेंगल के एरिया के बारे में कह रहे थे, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में कह रहे थे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको, इसके माने ज्यामिति और बीजगणित के साथ में जोड़ने आया कि नहीं आया। ज्यामिति का अध्ययन जो है बीजगणित के माध्यम से करते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर करके दिखा दिए थे। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो समझ में एक बार देखिए नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखिए इसको, उस टाइम तक बैक जा कर देखिए जब तक आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आ जाए। आगे चला जाए, अगला स्टेप देखा जाए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में हम लोग पहले से भी परिचित हैं, फिर भी देखने जा रहे हैं। देखिए कहा है एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर। अगर आपको किसी वस्तु की स्थिति या किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करना है, जैसे रेने दकार्ते साहब किए थे, समझिए ना, तो पहले तल लिए थे, ठीक है। तो एक तल में, तो तल को ले लेते हैं, इसको तल ले लेते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो एक तल में एक वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए हम दो लांबिक रेखाओं की हमें आवश्यकता होती है। तो लांबिक रेखा मतलब अगर कहा जाए तो ये रेखा जो है इस रेखा पर लंब है, लांबिक माने लंबवत है। आज यदि इस रेखा पर देखा जाए तो ये वाली रेखा लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, माने 90 डिग्री पर रेखा होनी चाहिए। क्लियर है, पहला बात समझ में आया। देखिए इसको कहा जाता है क्षैतिज, इसको कहा जाता है क्षैतिज, इसको कहा जाता है क्षैतिज, और इस वाली रेखा को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। क्लियर है, क्लियर है।
इसको कहा जाता है, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है और इस रेखा को क्षैतिज कहा जाता है। क्लियर? तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। ये जो आपको तल दिखाई दे रहा है, ये तल, ये चारों जो आपको ये तल दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो कार्तीय या निर्देशांक तल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। और रेखाओं को, तो यहाँ पर रेखा क्या दिया हुआ है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तो निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ये दोनों जो रेखाएं दिखाई दे रही ना, इसी को कहा जाता है निर्देशांक अक्ष। अगला पॉइंट, क्षैतिज रेखा को, यही ना क्षैतिज रेखा है, तो इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, तो इसको लिख लीजिए एक्स अक्ष। इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट जो दिया है, ये निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष। क्लियर है? ये निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। देखिए, निर्देशांक अक्ष कहने का मतलब है, ये यहां पर देख लीजिए, ये निर्देशांक अक्ष कहे थे। निर्देशांक अक्ष कहने का मतलब है ये क्षैतिज वाला अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर वाली रेखा, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो क्षैतिज अक्ष में क्या हो जाएगा? तो एक्स अक्ष हो जाएगा और हो जाएगा बच्चों वाई अक्ष हो जाएगा। क्लियर है? ये निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो दिया है, इस तल को, ये पूरे तल को कितने भागों में बांट देता है? 4 भागों में। ये 4 को भाग आपको दिखा रहे हैं। कितने भागों में बांटता है बच्चों? 4 भागों में बांटता है। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटता है, जिन्हें चतुर्थांश या क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से कहा जाता है? किसके नाम से जानते हैं इसको बच्चों? तो चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं प्रत्येक को। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं चतुर्थांश। सब तो चतुर्थांश है, ये भी, ये इसको कह देते हैं प्रथम। दिखाई दे रहा है कलर? क्लियर है? प्रथम चतुर्थांश इसको कह देते हैं, चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। और इसको कह देते हैं द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश दिखाई दे रहा है बच्चों? इसको कह देते हैं तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी कि चतुर्थांश को हम लोग क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं। और ये हो जाता है चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश समझ में आ रहा है आपको? यानी कि निर्देशांक अक्ष होता है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होता है, इस पूरे तल को 4 भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो दिया है बेटा, ये अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, अक्ष क्या दिया है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को, यही हो गया प्रतिच्छेद बिंदु, नहीं दिखाई दे रहा है, इस कलर से ले लेते हैं। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? मूल बिंदु। इसको कह दीजिए मूल बिंदु। मूल बिंदु दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर? क्लियर दिखाई दे रहा है? इसको मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, यानी कि ओरिजिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? अब कह रहा है जे वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। क्या कह रहा है? समझ में आया? ये वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, जैसे इस बिंदु, एक बिंदु ले लिए हम, इस बिंदु को y अक्ष से, इस y अक्ष से इधर की ओर चलते हैं, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, तो ये बिंदु हो गया, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग एक्स निर्देशांक के नाम से जानते हैं। एक्स निर्देशांक कह लीजिए, एक्स निर्देशांक कह लीजिए, या इसी को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको भुज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या कहा है? कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को, तो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों। देखिए अब ये हो गया एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को, ये हो गया बिंदु आपका, यहां पर देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ये हो गया वाई अक्ष से, ये हो गया एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को, इस दूरी को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहें? तो वाई अक्ष के नाम से जानते हैं इसको, वाई अक्ष या कोटि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? कोटि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट क्लियर हो गया ये। यदि एक बिंदु का भुज x हो, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक xy होगा। यानी कि इसी बिंदु को समझ लिया जाए, इसी बिंदु को समझ लिया जाए ना। देख लीजिए, कहा है कि, देखिए कहा है कि यदि एक बिंदु का भुज x हो, भुज मतलब क्या हो जाएगा? जो y अक्ष से बिंदु की दूरी अगर x हो जाए, क्लियर है, यहां से यहां तक की दूरी x हो गई, और कह रहा है जो कोटि y हो, यानी कि x अक्ष से बिंदु की दूरी जो है y हो, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा xy। क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। इधर दिखा दें, इधर एक बिंदु दिखा देते हैं। देखिए यहां पे दिखाते हैं, एक हम यहां पर बिंदु ले लिए हैं, इस बिंदु का भुज ले लेते हैं। भुज यानी कि x का मान ले लेते हैं, भुज हो गया x, और देखिए यहां से इस प्रकार से दर्शाते हैं इसको मान लेते हैं x, यहां से यहां तक की दूरी है x, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग मान लिए y। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो xy हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? देखिए कह रहे क्या, ये हमें अगर मान लेते हैं यदि एक बिंदु का भुज दिया है x, तो इस भुज का मतलब होता है जो y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो भुज x ले लिए, कोटि y लिए, तो कोटि का मतलब क्या होता है? जो x अक्ष से उस बिंदु की दूरी, तो y ले लिए, मतलब x अक्ष से बिंदु की दूरी y है और y अक्ष से बिंदु की दूरी x है। तो ये हो गया हमारा भुज, x हो गया भुज और y हो गया कोटि। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए, कह रहा है जो x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ये हो गया x अक्ष, ठीक है। तो x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? जैसे यहां पर देख लीजिए, एक बिंदु है ये, तो हम इसके निर्देशांक को किस प्रकार दर्शाएंगे? निर्देशांक में तो आपको पता है ना, ये निर्देशांक में पहले x का मान चाहिए, फिर आपको y का मान चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको किसका मान चाहिए? x का, फिर y का। तो आप y अक्ष से बिंदु की दूरी नापिए, तो y अक्ष से बिंदु की दूरी हो गई, यहां पर मान लेते हैं जो x ले लिए। क्लियर? अब कह रहा है क्या, जो y का मान हम लेंगे, तो y का जो मान है x से बिंदु की दूरी होगी ना, x अक्ष से बिंदु की दूरी, तो x अक्ष से न ऊपर है न नीचे है, यानी कि इसी पर है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 0। तो x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x0 हो जाएगा। इसी को अगर कहेगा जो y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या कहिएगा? जो y0 होगा। यानी यहां पर ले लीजिए, यहां पर एक हम बिंदु ले लिए, तो इस बिंदु का निर्देशांक किस प्रकार से दर्शाएंगे? पहले तो x का मान लिखेंगे, तो x का मान देखिए ना, राइट में है और नहीं लेफ्ट में है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। और y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान लिए हैं इस x अक्ष से इस बिंदु का दूरी लिए हैं हम y, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और y हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वही कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक x 0 है और y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक जो होता है y 0 होगा। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होते हैं। मूल बिंदु कहाँ लिए हैं, तो यहाँ पे लिए हैं। देखिए ये मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक होता है 0 और 0। आपको समझ में आया ये बात, ये मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, क्लियर है। देखिए अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहे हैं इसमें, जैसे प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु दिया रहता है वो बिंदु किस प्रकार का होगा। जो हम लोग निर्देशांक लिखते हैं, निर्देशांक में सबसे पहले यहां पे लिख रहे हैं बेटा, निर्देशांक दर्शाने के लिए, निर्देशांक दर्शाने के लिए सबसे पहले x का मान फिर y का मान लिखते हैं। आपको पता हो गया कि x के मान को हम लोग भुज कहते हैं, परीक्षा में पूछता है ये भी, y के मान को हम लोग कोटि कहते हैं, ये भी बात क्लियर है। तो प्रथम चतुर्थांश में किस प्रकार का संख्या आएगा, देखिए प्रथम चतुर्थांश में x का मान यदि देखा जाए तो इधर वाला सब संख्या प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में। और y अक्ष को देखा जाए तो ऊपर वाली भी संख्याएं सब धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा प्लस में। यानी कि प्रथम चतुर्थांश की जो भी बिंदुएं होंगी वो दोनों के दोनों धनात्मक आएगी। क्या आएगी, धनात्मक। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी दर्शा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 5, बात समझे ना। ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में है। दूसरे वाले चतुर्थांश में क्या आ जाएगा, देखिए एक अक्ष जो होता है ये वाला निगेटिव में होता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये इधर की ओर कहा जाए, देखिए ये हो गया धनात्मक, ये होता है इधर ऋणात्मक, ये ऊपर होता है धनात्मक और नीचे होता है ऋणात्मक। बात समझ में आया। इस अक्ष पर चलना है तो सबसे पहले हम x का मान, तो x का मान इधर वाला माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ले लेते हैं। और ऊपर चलते हैं y का मान, तो y का मान होता है प्लस में। यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा माइनस और प्लस का आएगा। जैसे एग्जांपल में क्या ले लेते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं -3 ले लेते हैं और प्लस में ले लेते हैं 4। यानी कि इस चतुर्थांश में जो बिंदुएं होंगी वो -3 और 4 यानी कि माइनस और प्लस वाली होंगी। ठीक है। अब तीसरे चतुर्थांश का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में सबसे पहले x का मान, तो ये तो x का मान हो गया ना, तो x का मान माइनस में होता है। अब y का मान देखेंगे तो y का मान भी माइनस में दिया हुआ है, यानी कि इसमें की संख्याएं दोनों माइनस में होंगी। यानी कि एक एग्जांपल ले लीजिए तो -4 ले लीजिए और -5 ले लीजिए। इस प्रकार के बिंदु तृतीय चतुर्थांश में आता है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या आ जाएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा आपका, इसमें ये वाला कलर ले लेते हैं। इसमें पहले x का मान ढूंढेंगे तो x का मान हमारा प्लस में आता है और y का मान जो होता है किस में आता है, तो माइनस में आता है। यानी कि इसमें का जो बिंदु होगा, जो भी बिंदु दिखाएंगे वो प्लस और माइनस का होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा इसमें मान लीजिए 5 और -2, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, यानी एक प्लस में और एक माइनस में दर्शा सकते हैं। ये पूरा ग्राफ आपको समझ में आया। जैसे स्टार्टिंग से आप देखते जाइएगा, समझिए ना, स्टार्टिंग से देखते जाइएगा और एक एक पॉइंट को आप लिखते चलिएगा। जैसे हम स्टार्टिंग से बताए हैं ना, वैसे एक एक पॉइंट को आप देखना शुरू कीजिएगा और नोट करना भी शुरू कर दीजिएगा। क्लियर है। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है। क्वेश्चन जानते हैं किस प्रकार से पूछता है, जैसे क्वेश्चन कर देगा क्या, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह है, इसको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जे -4 और 5 किस चतुर्थांश में है बताइए, -4 और 5 किस चतुर्थांश में है आप बताइए। देखिए माइनस वाली जो संख्याएं होती है, पहले तो माइनस ले लीजिए और ये हो गया प्लस में, तो माइनस और प्लस आप यहाँ पर देख लीजिए। जब माइनस और प्लस वाली संख्याएं किस चतुर्थांश में आती है, तो आप कह दीजिएगा जी सर दूसरे चतुर्थांश में। आपको समझ में आ गया ये। और भी आप ले सकते हैं ना। और देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं कुछ, जैसा मान लीजिए आ गया आपका 5 और -3 आ गया,
इसको कहेगा जी ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो पहले है प्लस वाला फिर है माइनस वाला। देख लीजिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो प्लस कहाँ चला गया, ये रहा प्लस और माइनस, यानी किस चतुर्थांश में दिया है, तो चौथे चतुर्थांश में दिया हुआ है। आपको समझ में आया ये? इसी प्रकार का इसमें का ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये पूछ लेता है जब मूल बिंदु का निर्देशांक बता दीजिए, तो 0 0 होता है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट हम आपको बता दिए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। अगले पॉइंट पर चला जाए, इसको ना आप ज्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है तो आप एक एक करके इसमें बनाना शुरू कीजिएगा। क्लियर है? अगर किसी बिंदु को दर्शाना भी होता है ना, किसी बिंदु को दर्शाना होता है तो पहले x का मान फिर y का मान ढूंढना शुरू करते हैं। यानी निर्देशांक लिखने का तरीका क्या था, तो x और y, यानी कि भुज और कोटि। और एक क्वेश्चन पूछता है कैसे, जो 5 और 7 में भुज बताइए जो क्या है। अब क्या बताइएगा, x और y में भुज क्या है, तो आप जानते हैं ना, जो x और y इसको कहते हैं, x के मान को हम लोग भुज कहते हैं, यानी कि भुज का मान आ जाएगा 5। क्लियर है? अगर कोटि इसमें का पूछ देता तो आप क्या जवाब देते, तो कोटि हो गया इसमें 7, यानी कि y के मान वाले को कोटि कहते हैं।